हेलो। आप सभी का स्वागत है बैक टू नेचर के इस एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के बारे में। क्योंकि बैक टू नेचर में हम हमेशा बात करते हैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि कैंसर को नेचुरोपैथी से क्या ट्रीट किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट और नेचुरोपैथ डॉक्टर सत्या जी। तो चलिए सर का एपिसोड में स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत करूंगी एपिसोड में। सर, जैसे हम कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं और हमेशा कैंसर जैसी, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या है, लोग हमेशा बिलीव रखते हैं कि एलोपैथी ट्रीटमेंट ही चाहिए या फिर डॉक्टर्स के पास ही जाना है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं कैंसर को नेचुरोपैथी से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कैंसर क्या है और ये कैसे हो सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है और एक सोशल मीडिया के रूप में एक नई जो है ना यूनिवर्सिटी ही पैदा हो गई है कि जिस मर्जी जिसको भी जो डालना है उसमें डाल सकता है, और यही हो रहा है। एक्सपर्ट कम डाल रहे हैं और जो जनरल जो हैं जिसका मन करता है वो कुछ भी डाल देता है, और हम उसी को सच मान के अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। और अल्टीमेटली क्या होता है कि वो जो बीमारी है और स्पेशली कैंसर कि यही नहीं पता चलता कब फर्स्ट स्टेज से फोर्थ स्टेज में पहुंच गई और इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया। तो सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि कैंसर होता क्या है। अगर ये समझ में आ गया तो उसका जो है ना सॉल्यूशन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। कैंसर का जो मतलब है कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, यानी कि कोई गिनती ही नहीं है, इतनी सेल्स। एक सुई की नोक से इतनी स्किन अगर हम लें उसके ऊपर करोड़ों सेल्स होंगी। वो सेल आंख से दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी है। तो उस सेल से हम मिलकर बने हुए हैं। जैसे एक घर ईंट से बनता है तो वो बेसिक यूनिट ऑफ जो है ना हाउस है एक ईंट। उसी तरह से बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल है, यानी कि सेल से नीचे लाइफ नहीं है, सेल से ही लाइफ शुरू होती है। अब थोड़ा सा इसको साइंस की भाषा में समझने की जरूरत है। जो सेल होती है ना उसके बीच में एक सेंटर होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और उसके चारों तरफ एक झिल्ली होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन सेल बोलते हैं। और उसके अंदर है ना एक सॉल्यूशन कुछ मटेरियल होता है। मैं बहुत ज़्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा। तो वो जो मटेरियल होता है वो सारे वो काम करता है जो आप करते हैं, यानी कि चाहे वो एनर्जी पैदा करना है, खाना है, सफाई करना है, सारे प्रोटीन बनाना है, सब कुछ उसका अंदर होता है। ठीक है। अब क्या होता है, वो जो सेल का जो न्यूक्लियस है ना वो क्या होता है, वो कंट्रोल होता है हमारे ब्रेन के द्वारा, नर्व के माध्यम से और हार्मोन्स के माध्यम से वो कंट्रोल होता है। तो वो जो सेल है एक एक सेल पूरी तरह से हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है। ठीक है। अब क्या होता है, सेल जो है वो डिवाइड होती रहती है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे डिवाइड होती रहती है। पुरानी सेल खत्म होती रहती हैं, नई सेल बनती रहती हैं। आपको पता है 120 दिन में आपका सारा ब्लड नया हो जाता है। आपको पता है कि आपकी कई सेल्स ऐसी हैं जो 24 घंटे में नई हो जाती हैं। आपने देखा होगा जो हाथ के ऊपर पैर पे जो मैल होता है, वेस्ट होता है, वो क्या होता है, वो डेड सेल्स होती हैं। आपका जो हड्डियां हैं 7 साल में, आपको तो लग रहा है कि मैं तो वैसा ही हूं, आप वैसे नहीं है। 7 साल में आपकी पूरी हड्डियां चेंज हो चुकी हैं, यानी कि नई सेल्स बन चुकी हैं पूरी तरह से। तो ये सेल जो हैं इसका जो डिवीजन है ना वो कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। ठीक है। अब अगर मान लो ये कंट्रोल छूट जाए तो वो जो सेल की जो ग्रोथ है और उसका जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है। वो अनकंट्रोल्ड होके अब जो है ना उसके बस में नहीं है। ठीक है। अब वो क्या होगा, 2 की जगह जो 4 होना है हो सकता है 16 हो जाए, 16 की जगह हो सकता है 1000 हो जाए, और वो धीरे धीरे है ना बन के कहीं भी गांठ बन जाता है। यानी कि वो सेल डिवाइड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। उसी को कैंसर बोलते हैं। तो ये है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल, ये कैंसर है। अब अगर हम देखें कैंसर का कारण, तो अभी तक कोई स्पेसिफिक जो है कारण अभी तक नहीं पता चला है। वैसे बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि कोई स्मोकिंग करता है तो उसको कैंसर ज़्यादा होता है, कोई जो है ना शराब पीता है तो उसको कैंसर ज़्यादा होता है। ठीक है। या कोई भी जो है ना
बहुत ज़्यादा जो है ना अडल्ट्रेटेड फूड खाता है या पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो चीज़ें ठीक है, उनमें कैंसर थोड़ा ज़्यादा मिला है, लेकिन जो ये चीज़ें नहीं करते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा कैंसर हो रहा है, ठीक है। और कई तो ऐसे, यानी कि एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है, अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और ये यूज़ कर रहे हैं तो कैंसर होना ही होना है। इसका सबसे बड़ी एग्जाम्पल है पंजाब। सबसे ज़्यादा कैंसर कहाँ पर है? पंजाब में है। कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बठिंडा। आपको पता है हर घर में कैंसर मिलेगा वहां पर। किसकी वजह से? क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन से पंजाब में जो है ना खूब पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर यूज हुए और पूरी तरह से जो है ना खाने में, पानी में, हर जगह जो है ना वो केमिकल्स हैं। जितने केमिकल ज़्यादा यूज होते जाएंगे उतना ज़्यादा कैंसर के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो ये तो एक बेसिक कारण है ही है, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि प्लास्टिक जो है, माइक्रो प्लास्टिक स्पेशली जो है ना, क्योंकि हर चीज़ में जैसे आप खाना जो है, गर्म खाना अगर प्लास्टिक के बर्तन में रखते हैं तो वो भी जो है ना कैंसर का है। जैसे हम पानी की बोतल में लेते हैं, आपको पता है वो धूप में पड़ी रहती हैं, गोदाम में जो है ना रहती हैं, गर्मी में रहती हैं, तो उससे भी जो है ना उसके प्लास्टिक के जो है ना पार्टिकल्स उसमें पानी में घुल जाते हैं, वो भी कैंसर का कारण बनते हैं। लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जो है ना कारण नहीं आए हैं, लेकिन कैंसर इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है। और मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम में 5 साल, ज़्यादा नहीं, इंडिया जो है ना आज भी सबसे ज़्यादा कैंसर है यहाँ पर, लेकिन शायद कोई एक आध घर ही बचेगा जिसके घर में कैंसर ना हो या कैंसर से मृत्यु ना हो। ये मतलब होना ही होना है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है और हमारा जो खाना है और जिस तरह की अडल्ट्रेशन हमारे खाने में, क्या आप दिल्ली की सब्जी खा सकते हो क्या? आपको पता है सारी यमुना के और ये जितने भी खेतों में यहाँ पर सब्जियां आ रही हैं सारी कैंसर की जड़ हैं। एनसीआर से जितनी भी आ रही हैं सारी कैंसर। आपको पता है इतना इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं सब्जियों को बड़ा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। जितने केमिकल इस्तेमाल होंगे उतना ज़्यादा जो है ना कैंसर के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ये मेजर कारण है कैंसर का। सर, जैसे हम कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, अक्सर लोग पता नहीं चलता है कब कैंसर की फर्स्ट स्टेज से लेकर उन्हें थर्ड फोर्थ स्टेज हो जाती है, तो इसके सिम्टम्स, अर्ली सिम्टम्स क्या है जिससे पता लगाया जा सके कि ये बीमारी हो सकती है? देखो वैसे तो कोई जो है ना पार्टिकुलर सिम्टम्स नहीं है। आपको कैंसर का जो पता है तभी चलता है जब आप टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट कब करवाते हैं? नॉर्मल टेस्ट से पता भी नहीं चलना। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हमारे को मान लो किसी बंदे को डाइजेशन में बार बार बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, तो वो टेस्ट करवाते हैं। तो नॉर्मली टेस्ट, मान लो लीवर टेस्ट करवाया कि लीवर फैटी बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत मतलब दिक्कत हो रही है, तो कुछ टाइम के बाद जो है ना पता चलता है कि लीवर सिरोसिस ही हो गया, दैट इज कैंसर, ठीक है ना। या फिर कुछ चीज़ों में कैंसर का पता चल जाता है, जैसे मान लो आपकी थाई है, ठीक है, थोड़ी सी एक थाई मोटी है एक पतली है, या हाथ है एक मोटा हो गया है एक पतला हो गया है, तो इन चीज़ों में तो कुछ पता चल सकता है। जहाँ पर कोई एक्सटर्नल ग्रोथ हो रही है बाहर, उससे तो पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इंटरनली क्या हो रहा है ये अभी तक जो है ना कैंसर का पता कुछ खास नहीं चलता है। और वो तभी पता चलता है जब थर्ड फोर्थ स्टेज में, जब पता चलता है बंदा नॉर्मल है बिल्कुल एकदम, ठीक है, बस छोटी मोटी कोई वोमिटिंग हो रही थी या कोई बहुत ज़्यादा लूज मोशन ठीक नहीं हो रहा है या और कोई दिक्कत हो रही है, तब पता चला ये तो यार आंतों का कैंसर हो गया या लीवर का कैंसर हो गया, स्टमक में कैंसर हो गया, कहीं भी कैंसर हो सकता है। और आज के दिन बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है। और एक कैंसर का कारण जो लोग नहीं समझते, मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं, जो बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं, वो भी कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है। जी सर, आपने कहा कि स्ट्रेस और एंजाइटी में रहने भी एक कारण कैंसर का हो सकता है, तो किस तरह ये अफेक्ट करता है और किस तरह ये स्ट्रेस जो है वो समस्या बन देखो जाती मैंने एक चीज़ बताई आपको, कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ द सेल। सेल को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेस और एंजाइटी में, डिप्रेशन में किसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है? सारा ब्रेन के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब इतना ज़्यादा आदमी टेंशन और स्ट्रेस में रहेगा तो कहीं ना कहीं तो जो है ना अनकंट्रोल होगी कोई ना कोई सेल तो, ठीक है। क्योंकि एक बात आप याद रखना, जो आपके माइंड में हो रहा है वही आपके शरीर में होना है, आज नहीं तो कल। जो आपके शरीर में हो रहा है वो आपके माइंड में भी जाना है, आज नहीं तो कल, तो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा।
बिल्कुल। सर, हमने बात करी थी कारण के बारे में, वहाँ आपने बताया था कि आजकल का खान-पान, आजकल का लाइफ़स्टाइल ऐसा हो गया है कि काफ़ी हद तक वो कैंसर जैसी समस्या पर होता हुआ जाता है। मैं जानना चाहूँगी क्या लाइफ़स्टाइल अफ़ेक्टेड है और कैसे अपने लाइफ़स्टाइल में सुधार लाया जा सकता है? देखो, लाइफस्टाइल में सबसे पहले तो जो है ना आपकी नींद है, वो भी एक कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। कि जब आपकी नींद अगर पूरी नहीं हो रही है, नींद पूरी ना होने का मतलब है कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं हो रही है। नेचुरोपैथी में कहते हैं कि जब बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, टॉक्सिन्स मतलब वेस्ट मटेरियल, जब इकट्ठे हो जाते हैं वो बीमारी का कारण बनता है। ठीक है, तो वो कैंसर का भी कारण बनता है। लेकिन डिटॉक्सिफाई अगर बॉडी को करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? नींद चाहिए। तो आज के दिन नींद ही पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बड़ी पोस्ट लेनी है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर है कि उसको नींद सोने का जो है ना टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो जो अगर नींद पूरी नहीं होगी तो वो ब्रेन उसका जो है ना इफेक्ट होगा। ब्रेन इफेक्ट मतलब बॉडी इफेक्ट। ये जो है ना नींद का सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है। इसके लिए मैं कह रहा हूं, कैंसर के लिए अगर आपने इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं लिया, जिसमें एलोपैथी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मैं कहता हूं कि अगर कैंसर आइडेंटिफाई हो गया है, डायग्नोज हो गया, एलोपैथी तुरंत आपको स्टार्ट करनी चाहिए और कोई सी चीज की तरफ नहीं भागना चाहिए। मैं 20 साल के एक्सपीरियंस से कर रहा हूं, अगर मरना नहीं चाहते तो। ठीक है, क्योंकि कैंसर बहुत तेजी से फैलता है। आपको नहीं पता चलेगा फर्स्ट स्टेज से फोर्थ स्टेज में, और आपको नहीं पता चलेगा अगर आज फोर्थ स्टेज का कैंसर है तो हो सकता है 1 महीने में ही आपकी डेथ हो जाए। तो सबसे पहले एलोपैथी ट्रीटमेंट। आज के दिन पहले होती थी दिक्कतें बहुत ज़्यादा, कीमोथेरेपी में बहुत वो होता था, आजकल बहुत एडवांस मेडिसिन आ गई है। ठीक है ना, इतनी तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है और है। तो एक अच्छे जो है ना हॉस्पिटल में जाके सबसे पहले अपना वो ट्रीटमेंट शुरू करो। इसके साथ ठीक है योगा है, हल्का हल्का योगा, ज़्यादा नहीं करना क्योंकि वीकनेस वैसे ही हो जाती है। लेकिन प्राणायाम 3 से 4 घंटा जिसने प्राणायाम कर लिया, कैंसर सेल बच नहीं सकती उसकी। ठीक है, तो डेली प्राणायाम करो और मेडिटेशन कंपलसरी, कम से कम 1 घंटा। देखो अभी आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, काम छोड़ के आपको कुछ दिन जो है ना 3 महीना 6 महीना लगना पड़ेगा इसके लिए। तो कम से कम 3-4 घंटे प्राणायाम करो, 1 घंटे मेडिटेशन करो। फिर इसके बाद नेचुरोपैथी, मड थेरेपी है, या हॉट कोल्ड फोमेंटेशन है, या हॉट फुट बाथ है, अनीमा है, ये नेचुरोपैथी है, बहुत अच्छी है। फास्टिंग का रोल कैंसर में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं कहता हूँ गेहूं चावल ये खाना बंद, अनाज खाना बंद ही कर दो कुछ टाइम के लिए, कैंसर सेल बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, फिर दूसरा, बाहर का तो खाना ही का मतलब ही नहीं है, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक ये तो बिल्कुल ही बंद कर दो। शुगर बंद करनी ही करनी पड़ेगी, नमक भी जो है ना बंद करना पड़ेगा, तब जो है ना बहुत ज़्यादा आसानी से बहुत फास्ट जो है ना रिवाइवल हो सकता है। इसमें मैंने देखा है कि पंचकर्मा की जो थेरेपीज होती हैं, आयुर्वेद में पंचकर्मा की थेरेपीज होती हैं, जैसे मसाजिज होती हैं, शिरोधारा होती है और बहुत सारी थेरेपी होती हैं, उनका रोल बहुत ज़्यादा है। स्पेशली जब आप कीमोथेरेपी और वो दूसरी चीज़ें लेते हैं ना, तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उससे बच जाते हैं दवाइयों के, तो उससे बॉडी डिटॉक्सिफाई होती है। तो ये कर सकते हैं। फिर एक अच्छा मोटिवेटर और काउंसलर जो है ना चाहिए, ताकि थोड़ी सी आपकी काउंसलिंग हो सके, जो आपको मोटिवेट कर सके, और स्पेशली आपको अकेले नहीं, आपकी फैमिली को भी मोटिवेट करना और वो करना ज़रूरी है, क्योंकि 24 घंटे तो आपको उनके साथ ही रहेंगे। और मैं कह रहा हूँ कैंसर खांसी जुकाम की तरह ही है, बड़ी बीमारी नहीं है। खांसी जुकाम को 3-4 दिन या हफ्ता 10 दिन लगते हैं ठीक होने में, और कैंसर को थोड़ा 2-4 महीने लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा। जैसे डायबिटीज है, जैसे दूसरी जो प्रॉब्लम्स हैं, ऐसे ही कैंसर है। क्योरेबल है 100%, लेकिन कब क्योरेबल है? जब होलिस्टिक ट्रीटमेंट, होलिस्टिक मतलब कंप्लीट ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो अगर उसमें, मैं बार बार कह रहा हूं, एलोपैथी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहां सर्जरी की जरूरत पड़े तो सर्जरी करवाना भी जरूरी है, जहां कीमोथेरेपी की जरूरत पड़े वो, जहां रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जो थेरेपी की जरूरत पड़े तो वो करवाना है। और लेकिन उस टाइम पर डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए नेचुरोपैथी बहुत अच्छी है, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी। उसके लिए आयुर्वेद बहुत अच्छा है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, पुड़ियों के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग देते हैं, कोई भी बीमारी हो, आयुर्वेद की अगर आपको कोई भी दवाई लेनी है ना, तो वो प्रॉपर उसका सोल्ट क्या उसमें मिलाया गया है,
प्रॉपर लिखा होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बिना किसी बाबा के चक्कर में या किसी नीम हकीम के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, नहीं तो कैंसर से मौत निश्चित है। और सोशल मीडिया से, गूगल से, इनसे कभी भी नॉलेज नहीं लेना। जितने कैंसर के बारे में आप पढ़ते जाएंगे उतना कैंसर आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि पढ़ना आपको नहीं है, वो डॉक्टर का काम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे तो कैंसर इजीली ठीक हो सकता है। बिल्कुल सर, आपने होलिस्टिक के बारे में जो बताया कि एलोपैथी के साथ साथ पंचकर्मा, आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी पूरा ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं जानना चाहूँगी। जैसे कि आपने बताया कि एलोपैथी को साथ लेते हुए चलना है, आपने बताया नेचुरोपैथी में भी क्या क्या ट्रीटमेंट हैं कैंसर को लेकर। मैं जानना चाहूँगी खान पान पर भी कैसे ध्यान दिया जा सकता है। आपने कहा कि फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स। देखो, मैंने बताया ना, सबसे बड़ा जो बेनिफिशियल है कैंसर में फास्टिंग। फास्टिंग के लिए मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, एक हम जो प्रैक्टिस करते हैं, हमने ही ये नाम दिया है होलिस्टिक फास्टिंग। होलिस्टिक फास्टिंग में क्या है, आप सैलेड, स्प्राउट्स, नट्स, जूस, सूप या वेजिटेबल्स, ठीक है, ये ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा, मिल्क प्रोडक्ट्स आपको बंद करने होंगे, क्योंकि मिल्क जो है ना, क्या होता है, हर एक बंदे को सूट नहीं करता है। बहुत अच्छा है मिल्क, ठीक है, लेकिन सब के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन सब बंद कर दें ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जब अगर आपको कैंसर हो गया है ना, तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल आपको बंद करनी ही पड़ेंगी। नंबर 1, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स सारे, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं। दूसरा, आपको जितने भी फास्ट फ्राइड फूड हैं वो बंद करने होंगे। चाय, कॉफ़ी ये भी बंद करने होंगे। नॉन वेज बिल्कुल बंद करना होगा, ठीक है, और अल्कोहल, स्मोकिंग ये तो है ही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बंद करेंगे। 2 चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कैंसर का कारण भी हैं, शुगर एंड सोल्ट। जितने शुगर और सोल्ट लेते जाएंगे, आजकल कैंसर फैल भी इसीलिए रहा है कि आदमी जो है ना, शुगर और सोल्ट का इंटेक पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए शुगर और सोल्ट, देखो चीनी जो है ना वो तो बिल्कुल बंद कर दो, उसकी जगह खांड इस्तेमाल कर सकते हो, गुड़ इस्तेमाल कर सकते हो, हनी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, किशमिश इस्तेमाल कर सकते हो, खजूर इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत अच्छे सब्स्टिट्यूट हैं चीनी के। तो चीनी तो देखना ही बंद कर दो, ठीक है। कैंसर नहीं, अगर आप नहीं चाहते कि कैंसर हो तो भी जो है ना, चीनी लेना बंद कर दो बिल्कुल पूरी तरह से। बिल्कुल सर, जैसे आपने ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया और खान पान के बारे में बताया, मेडिटेशन का भी आपने जिक्र किया था। ऐसी भी कई स्टडीज़ हैं कि मेडिटेशन के माध्यम से कैंसर जैसी समस्याओं को लोगों ने ठीक किया है। तो मेडिटेशन कितना ज़्यादा इसमें ज़रूरी है, इसके बारे में भी जानना चाहूँगी। मेडिटेशन आपके मेंटली आपको क्या बनाएगी, स्ट्रोंग बनाएगी। मेडिटेशन आपको क्या करेगी, स्पिरिचुअल कर देगी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो वैसे ही कैंसर आज नहीं तो कल वैसे ही होना है। आजकल क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कम होती जा रही है, ठीक है। तो मेडिटेशन ये काम करेगी। फिर दूसरी बात, डाइट। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर में। आप मेडिटेशन करते रहो, आपकी डाइट ठीक नहीं है, करके दिखाओ, कैंसर ठीक हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा, एलोपैथिक ट्रीटमेंट। मैं तो कह रहा हूँ कंपलसरी है एलोपैथिक ट्रीटमेंट। वो जो है ना, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं देखा कि अकेले किसी नेचुरोपैथी या आयुर्वेद अकेले उससे ठीक हो गया हो, तो ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो फैलने से रोकता है, यही तो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो एलोपैथी उसका पार्ट है, नेचुरोपैथी उसका पार्ट है, क्योंकि बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं उनको दूर करने के लिए। आयुर्वेद भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कैंसर के लिए दी जाती हैं, जो हमारी नर्व को स्ट्रोंग करने में काम करती हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में काम करती हैं, हमारी वात पित्त कफ जो प्रकृति है उसको बैलेंस करने में काम करती हैं। फिर आपको जो पंचकर्मा की मैंने थेरेपी बताई, काउंसलिंग मैंने बताई, मोटिवेशन लेवल जो है ना ये है। तो ये सारी जो 8-10 चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी ना, कैंसर यूँ चुटकी में जाएगा। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि मेरा जो है ना इस चीज़ से कैंसर ठीक हो गया या हो जाएगा, बस वो बहुत बड़ी गड़बड़ है। और किसी को नहीं पता ना किस बंदे की क्या पोजीशन थी। देखो, मॉडर्न साइंस में एक जो ना प्लेसिबो इफेक्ट होता है कि क्या इसके लिए टेस्ट किया गया कि 10 लोगों को जो है ना, 10 लोग लिए, 5 लोगों को एक हेडेक के लिए दवाई दी गई, 5 लोगों को मीठी गोली ऐसे ही दे दी, ठीक है ना। आपको मैं बताऊं, उनमें जिनको मेडिसिन दी सबका हेडेक ठीक नहीं हुआ, कुछ का हो गया, लेकिन उनमें भी जिनको मेडिसिन नहीं दी गई थी उनका भी ठीक हो गया कुछ लोगों का, ठीक है। तो कुछ चीज़ें
चाहे वो कैंसर में भी हो सकते हैं। 1-2% ऐसा भी हो सकता है कि मेडिटेशन करने से या कोई आयुर्वेदिक दवाई से या किसी से कुछ इफेक्ट आ गया हो। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, ठीक है ना, आपके चैनल के माध्यम से जो है ना, मैं ये लोगों को जो है ना अवेयर करना चाहता हूँ, सचेत करना चाहता हूँ। आप एक बार जाके जो पुड़िया देते हैं, जो सबसे बड़ा खतरा है, ठीक है ना, उनके जाके एक बार लिस्ट बना के देखो, और कितने जो है ना उनको वहाँ पर भीड़ लगी हुई है, भाई कितने मर गए कितने बचे हैं वो तो देख लो एक बार। आपने उन 5 लोगों को तो देख लिया जिनका ठीक हो गया, 10 लोगों का देख लिया जिनका ठीक हो गया, जो हजारों लोग हैं जिनका ठीक नहीं हुआ, उन्हीं की वजह से वो मरे हैं, उनको कोई नहीं देखता। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि कैंसर के लिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट ही रास्ता है। अब आप मैं एक चीज बताता हूं, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो कैंसर होगा ही क्यों? बिल्कुल। ठीक है, आपने कितने स्पोर्ट्स पर्सन को देखा है कैंसर होते हुए? काफी एक युवराज, आपने रिसेंटली जो सुना होगा, एक युवराज, और सुना किसी का? कोई कुश्ती लड़ता है, कोई एथलीट है, कोई वो है, क्यों नहीं होता भी उनको कैंसर? लाइफस्टाइल। कितने बॉलीवुड के लोगों को कैंसर का देखा है आपने? सैकड़ों मिल जाएंगे। हॉलीवुड के देखो, सैकड़ों मिल जाएंगे। क्यों? लाइफस्टाइल। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल में जो मैं ये चीजें बता रहा हूं पहले से ही रखें, हम योगा करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, हम जो है ना नेचुरोपैथी घर में इस्तेमाल करें, आयुर्वेद इस्तेमाल करें, और हम जो है ना ये करें, एलोपैथी की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन इमरजेंसी है तो लेनी पड़ेगी, तो उससे हम बहुत आसानी से बच सकते हैं। कैंसर होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी गया है तो ठीक भी हो सकता है। 100% क्योरेबल है अगर सही ट्रीटमेंट मिले तो। बिल्कुल सर, आपने कैंसर को लेकर जो नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के साथ साथ होलिस्टिक ट्रीटमेंट की जो आपने बात की कि एलोपैथी कितना ज़्यादा ज़रूरी है नेचुरल ट्रीटमेंट के साथ साथ, इसके बारे में आपने बताया लाइफस्टाइल कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और कैंसर इज़ क्यूरेबल, क्योंकि लोग के मन में हमेशा ये डर, हमेशा ये मिथ बना रहता है कि अगर कैंसर हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता और शायद यही अंत है, लेकिन कैंसर भी क्यूरेबल है, इसके बारे में आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमने आज के एपिसोड में कैंसर के बारे में बात की कि किस तरह कैंसर को होलिस्टिक ट्रीटमेंट से ट्रीट किया जा सकता है, कैंसर जैसी समस्या भी क्यूरेबल है, खुद पर काम कर कर, लाइफस्टाइल में बदलाव कर कर, और साथ ही साथ मेडिटेशन भी इसमें कितना ज़्यादा ज़रूरी है, आज हमने इसके बारे में बात की। उम्मीद है आपको आज के एपिसोड से काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस एपिसोड के लिए इतना ही, बने रहे PMC हिंदी के साथ। PMC हिंदी, बदले जीवन।